तो जी गाइस, 18 जनवरी 1971 को जन्म हुआ एक ऐसे लैड का, एक ऐसी सोल का, एक ऐसे बच्चे का जिसने इस जगत में फुटबॉल देखने वालों और फुटबॉल को बदल दिया। जी हाँ, आप पीछे देख पहचान ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ जोसेप पेप गॉर्डियोला साल्सा के बारे में। जी हाँ, पेप गॉर्डियोला का जन्म 18 जनवरी 1971 को सैन पेड्रो स्पेन में हुआ। जी हाँ, पेप गॉर्डियोला शुरू से ही जीनियस जीनियस और मास्टर थे, अपने थिंकिंग के मास्टर थे। तो पेप गॉर्डियोला का सफर स्टार्ट होता है बार्सिलोना बी में खेलने के लिए, यानी कि ला मैसिया में खेलने के लिए महज 13 साल की उम्र में। और उस 13 साल की उम्र में खेलने में भी उनमें वही स्पार्क थी। यहाँ से जब योहान क्राइफ गुजर रहे होते हैं कैंप न्यू से, अपने ही स्टेडियम जहां बार्सिलोना बी मैचेस खेलती है, वहां गुजर रहे होते हैं योहान क्राइफ, बार्सिलोना के उस टाइम के मैनेजर। उन्होंने 1990 में ये देखा कि एक लैड राइट साइड मिडफील्ड में हाफ टाइम में बहुत बेहतरीन खेल रहा है। उन्होंने उस टाइम के बार्सिलोना बी के कोच को भी कहा कि इस लैड का नाम क्या है। उन्होंने कहा गुड लैड पेप गॉर्डियोला इसका नाम है। और क्राइफ ने ये चीज इग्नोर्ड कर दी और अगले हाफ में उस लैड को कहा कि वो एक पिवट डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल में खेल के दिखाए। योहान क्राइफ इंटेलिजेंट थे, वो जानते थे कि पेप गॉर्डियोला में एक पिवट रोल में खेलने की क्षमता है। तो उन्होंने उन्हें पिवट रोल में देखना और आजमाना चाहा। हालांकि आज तक ऐसा फुटबॉल में नहीं हुआ था कि कोई पिवट मिडफील्डर के रोल में कोई प्लेयर खेले। बार्सिलोना बी की टीम से खेलते हुए पेप गॉर्डियोला ने बहुत ही जल्दी इस चीज को भी अडॉप्ट कर लिया। हालांकि उनके लिए शुरुआत में ये बहुत मुश्किल था कि एज अ पिवट रोल मिडफील्डर वो खेलें, पर गाइस वुस लैड ने ये बताया कि उसमें है जीनियस दिमाग, उसमें है ग्लोरी पाने की चाह, उसमें है बार्सिलोना के लिए खेलने की चाह। तो योहान क्राइफ ने इस पोटेंशियल को देखते हुए उसको जल्द ही बार्सिलोना की मेन टीम में खिलाना स्टार्ट कर दिया। महज 19 साल की उम्र में पेप गॉर्डियोला बार्सिलोना के लिए डेब्यू करते हैं। वो बार्सिलोना की टीम जो सितारों से लैस थी, उसमें पेप गॉर्डियोला भी एक सितारा बन जाते हैं। तो पेप गॉर्डियोला के हम फुटबॉलिंग करियर की और ज्यादा नहीं जाएंगे, ना ही जाएंगे आज हम पीछे उनकी अर्ली स्टेज या अर्ली फैमिली लाइफ में। वो हम किसी और वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे योसे मरीनियो, द राइज ऑफ योसे मरीनियो में हमने सभी टॉपिक्स को छुआ योसे मरीनियो के। बट पेप गॉर्डियोला योसे मरीनियो से काफी काफी ऊपर है। जिस तरीके से एक शायरी है पेप गॉर्डियोला के लिए कि वो क्या है, कि ये है वो कि नाम लेके महबूब का आज दीवानों ने मोहब्बत का जाम पिया है। कि नाम लेके महबूब का आज दीवानों ने मोहब्बत का जाम पिया है। इंसान नहीं फरिश्ता है वो, इंसान नहीं फरिश्ता है वो, जो दूसरों के लिए जिया है, जो दूसरों के लिए जिया है। लोग तो करते हैं अपने घर को रोशन जमाने में, लोग तो करते हैं अपने घर को रोशन जमाने में, पर पेप गॉर्डियोला एक ऐसी शख्सियत है जिसने फुटबॉलिंग जगत को रोशन किया है, जिसने फुटबॉलिंग जगत को रोशन किया है। तो ये नवजोत सिंह सिद्धू की शायरी जो उन्होंने विराट कोहली को एक बार कही थी, तो ये पेप गॉर्डियोला के लिए भी बहुत बेहतरीन तरीके से सूट होती है। जी हाँ गाइस, पसीना आ रहा है, पर क्या क्या फर्क पड़ता है जब इस बंदे ने पसीना बहुत बहाया है अपने करियर में और इतना महानतम नाम हासिल करने के लिए। अब पेप गॉर्डियोला की जर्नी एज अ फुटबॉलिंग मैनेजर स्टार्ट होती है। उनके प्रोफेशनल करियर के बारे में हम नहीं बात कर रहे, पहले भी बताया था मैंने आपको।
शायरी के पहले भी बताया था। तो अब हम मैनेजरियल करियर के बारे में, पेप गार्डियोला के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो पेप गार्डियोला ने अपना मैनेजरियल करियर, जी हाँ, अपने बिलव्ड बार्सिलोना के लिए, जी हाँ, बार्सिलोना पी के लिए स्टार्ट किया। उसमें वो फाड़ थे, उसमें वो ब्रिलियंट थे, उसमें वो बॉम्ब थे, उसमें उन्होंने पहले ही सीजन, जी हाँ, कैन यू इमेजिन, पहले ही सीजन में लीग जीती। जी हाँ, वो डिवीजन में बार्सिलोना बी के लिए उन्होंने लीग जीती। उससे इतना इम्प्रेस हुए जो नए वहां के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे बार्सिलोना के, लेपोटा। लेपोटा इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने इनिशियली किसी और मैनेजर को साइन करना था। अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी उस मैनेजर ने ये बताया कि पेप गार्डियोला के ऊपर उनका नाम लेपोटा रख रहे थे, बट बार्सिलोना की बी की प्रोग्रेशन को देखते हुए पेप गार्डियोला का चुना गया बार्सिलोना का मैनेजर। जी हाँ, हमारा मास्टर क्लास, मास्टर द ब्लास्टर एपिसोड ऑफ पेप गार्डियोला यहां से पार्ट 1 स्टार्ट होता है। तो बार्सिलोना को कोच करते हैं जोसे मourinho के राइवल पेप गार्डियोला। जी हाँ गाइस, 2007 और 2008 का वो एक 2008 का 2007 और 2008 का वो ट्रमेंडस सीजन था जिसमें पेप गार्डियोला ने अपना फुटबॉलिंग मैनेजरियल करियर स्टार्ट किया। हालांकि मैं थोड़ा सा इस चीज में कंफ्यूज हूं कि 2008 और 9 था या 2007 और 8 था, क्योंकि 2007 और 8 में उन्होंने बार्सिलोना बी के लिए लीग जीती थी, उसके बाद उन्हें प्रमोशन ये मिला था। तो लेपोटा प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। लेपोटा इनको एज अ फुटबॉल, एज अ बार्सिलोना फर्स्ट टीम कोच लेके आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पेप गार्डियोला, द जीनियस, द मास्टरमाइंड, द मिथ, द मैजिशियन चलते हैं, बेहतरीन तरीके से चलते हैं, फाड़ तरीके से चलते हैं। और उन्होंने उस सीजन में, यानी कि 2008 और 9, अपने पहले ही सीजन में क्या कमाल किया, आप सोच भी नहीं सकते, कोई भी सोच नहीं सकता। जी हाँ, पेप गार्डियोला ने क्या कमाया? पेप गार्डियोला ने ट्रिबल कमाया, पेप गार्डियोला ने शोहरत कमाई, क्योंकि ट्रिबल अपने पहले ही सीजन में जीतना आसान काम नहीं है। योसे मourinho ने प्रोफेशनल, यानी कि जैसे यूरोप में आए योसे मourinho, तब उन्होंने योसे मourinho ने ट्रिबल करके दिखाया था अपने पहले ही सीजन में। बट उन्होंने एक अंडररेटेड टीम के साथ किया था, वो एक अलग अचीवमेंट थी। बट ये अलग अचीवमेंट थी कि मतलब हाई ब्लडेड मेंटालिटीज को वहां पे मैनेज करना और उनसे बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकालना। पेप गार्डियोला की एक थ्योरी थी स्टार्टिंग से ही, एक थ्योरी, वो थ्योरी ये थी कि हार्डवर्क जितना हो सकता है वो ट्रेनिंग में किया जाए, जितना प्लेयर्स के साथ बॉन्ड बनाना है वो ट्रेनिंग में बनाया जाए, सवाई डिनर वगैरह या वहां या मैच के दौरान बनाया जाए, वो सब पेप गार्डियोला ट्रेनिंग में करते थे। इसीलिए ये पेप गार्डियोला इतने शानदार कोच हैं कि क्योंकि वो ट्रेनिंग में हर एक बंदे को कंफर्टेबल फील करा देते थे। तो पेप गार्डियोला अपने इस सीजन में 2008 और 9 में करिश्मा करके दिखाते हैं, यानी कि ट्रिपल जीत के दिखाते हैं, चैंपियंस लीग, ला लीगा, और बार्सिलोना बीट करती है अपनी आर्च राइवल को दोनों ही बार, यानी कि बर्नाबाउ में भी काफी देर के बाद रियल मैड्रिड को एल क्लासिको में बीट करती है बार्सिलोना। अंडर पेप गार्डियोला, अंडर द मिथ, द मैजिशियन, द मास्टरमाइंड के साथ वो बीट करते हैं रियल मैड्रिड को दोनों ही लेग में। तो आगे जर्नी और इंटेंस हो जाती है पेप गार्डियोला की, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उनसे बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब बार्सिलोना का क्राउड चाहता है कि द स्पेशल वन, उनके लिए स्पेशल वन, खुद के लिए वो है नॉर्मल वन। बट वो क्या करते हैं अगले सीजन? वो करते हैं एक और करिश्मा, वो जिताते हैं उनको कोपा डी रियल, वो एक बार फिर हरा देते हैं अपने आर्च राइवल्स को। जी हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हैं बार्सिलोना के लिए, एक्सटेंशन हासिल कर लेते हैं, ला लीगा जीत जाते हैं उसी सीजन में। जी हाँ,
8-9 के बाद 10-11 में वो ये मुकाम हासिल करते हैं। हालांकि मैं ये चीज बतानी भूल गया, मेरा बिलव्ड क्लब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड को ही वो फाइनल में हराते हैं। जी हाँ, मेसी का गोल याद आता है। जी हाँ, पेप गार्डियोला के टैक्टिशियन याद आते हैं। जी हाँ, पेप गार्डियोला की ब्रेवरी याद आती है। पेप गार्डियोला ने आते सार ही इतने ब्रेव स्टेप लिए थे ना क्लब में कि उसका कोई अंत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने रोनाल्डिनो जैसे प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि आपकी यहाँ पे जगह नहीं बनती, मेरे स्कीम ऑफ प्ले में आप नहीं है, क्योंकि मैं प्रेसिंग चाहता हूँ, आपसे वो प्रेसिंग हो नहीं पाएगी, आपसे वो चीजें हो नहीं पाएंगी जो मैं चाहता हूँ एज अ मैनेजर। बट आगे क्या होता है, आगे पेप गार्डियोला और सुधर जाते हैं और दृढ़ हो जाते हैं। 2011-12 में एक और ट्रिबल मार देते हैं और बता देते हैं वर्ल्ड को कि क्यों है वो द मास्टरमाइंड, द मैजिशियन, द मास्टर ऑफ ऑल। पेप गार्डियोला जीत जाते हैं बार्सिलोना के साथ अपना दूसरा ट्रिबल। और जी हाँ गाइस, जी हाँ, इस बार भी रियल मैड्रिड हरा नहीं पाती है पेप गार्डियोला को। अगला सीजन आता है, जी हाँ, 12-13 का सीजन आता है, जिसमें पेप गार्डियोला थोड़ा सा वीकर हो जाते हैं। ला लीगा वो हार जाते हैं अपने आर्च राइवल से। पर 4 साल में, पिछले बीते 4 साल में चौथी बार चैंपियंस लीग के फाइनल में जाती है कौन? बार्सिलोना फाइनल में जाती है, पर फाइनल इस बार नहीं जीत पाती है, क्योंकि इस बार वो हार जाते हैं। और अगले, क्योंकि इस बार वो हार जाते हैं तो 103 मिनट के गोल के चलते कोपा डी रियल भी वो हार जाते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। द ओनली लेग जो जोसे मरीनियो एज अ मैनेजर जीतते हैं पेप गार्डियोला के खिलाफ एल क्लासिको में। एक एल क्लासिको का रिकॉर्ड पेप गार्डियोला अपने इस बार्सिलोना के दौर में बनाते हैं कि कभी भी उन्होंने एल क्लासिको के मैच में, होम हो या अवे, कभी भी बार्सिलोना के साथ खेलते हुए हारा नहीं है। 5 स्ट्रेट विन उन्होंने हासिल की थी। जी हाँ, 5 स्ट्रेट विन्स, उसमें 6-2 की थंपिंग विन भी थी, उसमें 5-0 का ह्यूमिलेशन भी था एल क्लासिको में। तो एल क्लासिको में सबको पता चल जाता है कि फुटबॉल का एक मास्टरमाइंड आ चुका है, क्योंकि मास्टरमाइंड्स ही एल क्लासिको में से ही मिलते हैं। जी, अब बहुत पसीना आ रहा है, क्योंकि पसीना बहाया है इस लैड ने, जी हाँ, इस पेप गार्डियोला ने, जी हाँ, इस मास्टरमाइंड ने। तो पेप गार्डियोला अपने बेकार, मतलब बेकार नहीं कह सकते, उनके स्टैंडर्ड से तो बेकार ही था ये सीजन, बट उसमें भी वो ग्लोरी हासिल तो कर ही लेते हैं। तो 14 और 16 टाइटल जीत जाने के बाद बार्सिलोना को वो अलविदा कह देते हैं। उस सीजन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेप गार्डियोला ये कहते हैं कि उन पे सवाल उठे जा रहे हैं, पर वो भूल चुके हैं कि 15-16 टाइटल्स भी इस बार्सिलोना के क्लब के लिए इन्होंने ही जिताए हैं। वो उन्होंने ही बार्सिलोना को ट्रैक में लेके आए हैं। पर इस चीजों से दूर पेप गार्डियोला ये कह देते हैं साफ साफ कि मेरा सीजन नहीं था, मैं अब रिजाइन कर दूंगा क्लब में और चला जाऊंगा क्लब को छोड़ के। तो बार्सिलोना के लिए यहीं तक था पेप गार्डियोला, द मास्टरमाइंड का सफर 2013 तक ही था। 2013 में वो थोड़ी देर रेस्ट लेते हैं और वो ज्वाइन करते हैं। किसको ज्वाइन करते हैं? जी हाँ गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि पेप गार्डियोला, द मास्टरमाइंड, द मिथ, द मैजिशियन किसको ज्वाइन करते हैं, तो अगले वीडियो का जरूर इंतजार कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि ये बंदा ही काफी धमाकेदार है। मास्टरमाइंड ऑफ पेप गार्डियोला एपिसोड 1 हमारा यहीं तक था। तो मिलते हैं गाइस हम अगली वीडियो के साथ। तो पीस आउट गाइस, द मैजिशियन, द मिथ, पेप गार्डियोला गाइस।